इसमें सीखने को बहुत कुछ है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करें जहाँ जो आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे। अब कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हाँ सब लोग जरा नोट। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अल्केन पढ़ रहे थे, उसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में क्या डिस्कस किया आपने? पहला हमने बनाया एल्कीन और अल्केन, दूसरा सीखा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में दो तरीके सीखे, एक जेरेट प्लस HCl और दूसरा क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज। और फिर तीसरा था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें दो थे, डी कार्बोक्सिलेशन और एक और था बाइफॉस्फेट इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वो बचा हुआ था। ठीक है, तो उसको अभी होल्ड पे रखते हैं। आप क्या करो, एक पे छोड़ दो वहां से, ठीक है, और आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो आपको स्कूल में नहीं आना चाहिए। अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जल्दी से लिखते हैं और किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आवाज मत करो। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कोई भी ग्रुप पढ़ते हैं तो हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं। पहले दो चीजें पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? उसका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, ये पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, जल्दी से टॉपिक डालो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, जल्दी से लिखना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता है, डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट में देखो ध्यान सुनो, अब एक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में जो पहला फैक्टर होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? बॉयल करना। बॉयल करने का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। जैसे एक H2 है, ये यहाँ पे दूसरा H2 है, यहाँ पे तीसरा H2 है, सब H2O के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब H2O के मॉलिक्यूल है, पानी को बॉयल करना। तो पानी को बॉयल करने का मतलब ये होता है कि एक H2O और दूसरे H2O के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देना? तोड़ देना, और सारे H2O को अलग अलग कर देना। समझ में आया? सब अलग अलग होगा। H2O को बॉयल करने का मतलब ये नहीं होता कि H2O के बॉन्ड्स को ही तोड़ दो। समझ में आएगा? क्या समझे? कई लोगों को ये समझा जाता है, बॉयल करने का मतलब ये नहीं है कि H2O को O अलग और H अलग कर दिया। हाँ, वो होता है बॉन्ड तोड़ना। हम लोग मतलब उसके कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ देना, वो नहीं करते हैं बॉइलिंग में। बॉइलिंग में क्या करते हैं? सारे मॉलिक्यूल्स को बस क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर जब हम अल्केन को बॉयल करते हैं, अब जितना देखो, अब एक चीज याद रखो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक चीज पे हमेशा डिपेंड करता है, वो है मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वंडर वॉल फोर्सेस मैंने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, पढ़ाया था ना, बहुत सारे डाइपोल, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, सब इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, पढ़ाया था ना मैंने, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर? राइट। तो पहला जो फैक्टर जिससे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वॉल फोर्सेस। मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा वंडर वॉल फोर्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वॉल फोर्सेस। अब वंडर वॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के लिए मोलर मास के लिए, है ना, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिसके मॉलिक्यूलर मास के। समझ में आ गया सबको? राइट। अब देखो, तो जैसे मैंने पूछा आपसे, एक एग्जांपल पूछ लिया कि बताओ CH4 और C2H6 दोनों अल्केन, दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मतलब बॉयल करना मतलब किसको
ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा कि वो अलग अलग हो जाए अपनी मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाएगी जब दोनों अल्केन ही होंगे और दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, सेम ही होगा, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। तब क्या लगाना है, तब ये सेकंड फैक्टर काम में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस दो फैक्टर पे, अल्केन के केस में बस यही दो फैक्टर काम करते हैं। पहला कंट्रोल फोर्स, इसके बेसिस पे डिसाइड हो जाए तो यही डिसाइड कर लेना है, अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा तो फिर इस पे जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1, पहला बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर CH4 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है किसका, C2H6 मैं स्ट्रक्चर बना CH4 CH3 CH3 से ज्यादा CH3 CH2 CH3 इस तरीके से, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इससे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, इससे ज्यादा इसका है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इस ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। क्लियर, ओके। एग्जांपल 2, हम जैसे आइसोमेरिक अल्केन्स हैं, बताओ इसमें किसका सबसे ज्यादा होगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा, क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जब ब्रांचिंग ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम ही केमिकल फॉर्मूला, कभी आइसोमेरिक पढ़ा ना हमने, केमिकल फॉर्मूला सेम हो, चेन में डिफर करें तो सब किसमें आते हैं, चेन आइसोमर, राइट। तो ये सब हमारे चेन आइसोमर वाले के जाता है। हां, तो इसमें ब्रांचिंग किसमें सबसे कम है, थर्ड वाले, इसका बॉइलिंग। तो अभी इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट ये फैक्टर डिसाइड नहीं कर पाएगा। जब ये फैक्टर फेल हो जाए तो फिर किस पे जाना है, सेकंड फैक्टर पे जाना है। तो ब्रांचिंग पे डिसाइड करना है, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसमें कम है उसका ज्यादा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या होता है कि ब्रांचिंग ज्यादा हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। सो वो डिस्कस करें। सबको समझ में आई, दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होगा तो उस पे निकाल देना, अगर वो सेम हो गया तो क्या करना, ब्रांचिंग दे देना, ठीक है। कोई डाउट, सेकंड वाला नहीं, ऊपर वाला, फर्स्ट वाला, हां ये हां मॉलिक्यूलर मास पे वंडरवॉल फोर्सेस मैंने वहां सिखाया था ना आपको, इलेक्ट्रॉन का टेम्परेरी शिफ्टिंग होता है, हां, तो उसकी वजह से डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल होता है, कुछ नहीं है तो कम से कम। तो जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा वो इंटरेक्शंस हो पाएंगे। जैसे मॉलिक्यूल बड़ा है तो दूसरे मॉलिक्यूल के ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा, हां, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मास होता है ना, तो वंडरवॉल फोर्सेस क्या करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, क्लियर। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, और उतना ज़्यादा वो डाइपोल टाइप बनता है, और उतना ज़्यादा उनको क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है। और वो कैसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल रहता है, वो सब मैंने केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया, ठीक है। दोबारा उस पर नहीं जाएंगे। तो अभी बस आप ये याद रखो, वंडरवॉल फोर्सेस भी बहुत सारे मैंने सिखाए थे उसमें, है ना, कहते हैं ना वंडरवॉल, नॉन वंडरवॉल, अलग तरह से। तो अभी आप बस याद रखो कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक, क्लियर। और वंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, क्लियर। अच्छा, तो ब्रांचिंग से क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे ये थर्ड वाला मॉलिक्यूल है, वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। जब मॉलिक्यूल एकदम पास में होगा तभी काम करते हैं, मॉलिक्यूल अगर थोड़ा दूर हो गया तो उनकी वैल्यू एकदम खत्म ही हो जाएगी एक तरीके से, समझे ना। जब मॉलिक्यूल्स एकदम पास में है तभी वंडरवॉल फोर्सेस क्या करेंगे, काम करेंगे। थोड़ा भी डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो उनका इफेक्ट जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ब्रांचिंग कम है, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे नंबर 6,
इसके नीचे एक और मॉलिक्यूल इसी के जैसा, इनके बीच सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? बहुत ज्यादा है। तीसरा मॉलिक्यूल सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? ज्यादा है। लेकिन मान लो अब इसी को क्या कर देते हैं, दूसरे वाले का एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या आ गया? ब्रांचिंग आ गया। इसमें ब्रांचिंग है, इसको बना दिया अभी, ठीक है। अब ये आ रहा है, अब इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल आ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ गैप आ गया ना। जब ब्रांचिंग आता है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या क्रिएट हो जाता है? गैप क्रिएट हो जाता है। सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वन डर वाल फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, जब मॉलिक्यूल पास में रहेंगे तभी वो अच्छे से काम कर पाते हैं। समझ में आया लॉजिक? ठीक है, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना मॉलिक्यूल के बीच में क्या होने लगेगा? गैप बनने लगेगा और वो अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, वन डर वाल फोर्स वीक हो जाएगा और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉयल करना मतलब यही ना, मॉलिक्यूल को क्या करना? अलग अलग करना। तो फोर्स ज्यादा रहेगा तभी तो ज्यादा बॉयल पॉइंट लगेगा ना। क्लियर हो गया सबको? तो क्या लिखेंगे यहाँ? ब्रांचिंग, नोट करके लिख लेना, ब्रांचिंग reduces surface area of contact, ठीक है, between molecule. The branching reduces surface area of contact between molecules and thus van der Waals forces decreases, decreasing boiling point. ये आपको हर चैप्टर में लगेगा, ये कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में आएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट आते हैं ऐसा, लेकिन ये दो बेसिक चीजें हैं, इस पे हमेशा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा ही करेगा, चाहे एल्डिहाइड हो, कार्बोनिक एसिड हो, कोई भी हो, ये दो पॉइंट पे तो डिपेंड करेंगे। इसके साथ कुछ एडिशनल हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दे रहा है, वो सब फिर एक्स्ट्रा चीजें हैं। सेकेंड लिखना है solubility water, solubility water, अल्केन्स। हम लोग वेट इसका डिस्कशन कर रहे हैं, अल्केन का ना, ठीक है। सर मतलब अगर ये थोड़ा सा भी दूर होगा तो मतलब जल्दी हाँ, वन डर वाल फोर्सेस एकदम तुरंत का उनका मैग्नीट्यूड मतलब सर अगर ये दूर हो गया तो मॉलिक्यूल इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब अच्छे से रहता है जब दोनों मॉलिक्यूल कहाँ हो? पास पास और दूर हो जाएंगे तो गैप आ जाएगा। कम हीट पे ही दोनों हाँ, कम हीट पे छूट जाएंगे ना जल्दी, मतलब बॉइलिंग कम क्या हो गया? कम हो गया, कम टेम्परेचर पे वो लोग उड़ने लगेंगे। करेक्ट। सेकंड, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक, कोई भी चीज पढ़ना है तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जाना, उसके बिना कोई मतलब नहीं है। खाली आप याद कर लोगे कि ब्रांचिंग, कई बार क्या होता है, हमारी टेंडेंसी क्या होती है, अच्छा ये पॉइंट दिया हुआ है कि ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और आप कुछ होकर ये याद करके बस आगे बढ़ जाओगे, तो इसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो वो नहीं पता है तो आपको कहीं आगे हेल्प नहीं करेगा। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तभी बनेगा, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज पूछा तो उसके पीछे का रीजन पकड़ना है, क्यों हुआ, वो रीजन याद रहेगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब कभी भी आप सोच सकते हो ना, आप भूल गए कि ब्रांचिंग पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कि घटता है, तो क्या सोचोगे आप? तुरंत सोचोगे ब्रांचिंग करने से क्या होगा, उनके बीच का गैप आ गया, क्या हो गया? अट्रैक्शन कम हो गया, तो क्या हो गया? कम टेम्परेचर पे उड़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट गया, है ना। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो अभी हम किसकी बात करें, किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? अल्केन के। ठीक, तो अल्केन्स आर insoluble in water because alkanes are non-polar, या कह सकते हो वेरी लेस पोलर।
and H2O is a polar solvent. और H2O हमारा क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर में पोलर चीजें ही होती हैं, ठीक है, और नॉन पोलर में नॉन पोलर होता है, ठीक। तो अब ये क्या है? अच्छा, तो अल्केन्स इसीलिए क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? जो पानी से दूर भागते हैं, पानी से दूर भागते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, ये सब में क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो आप उसके ऊपर पानी गिरता है तो क्या होता है? मिक्सिंग। पानी मिक्सिंग होता है, पानी ऐसे फ्लोट होकर निकल जाता है, समझे? इसीलिए क्योंकि वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बनिक होते हैं, वो सब हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हमारे लेस पोलर होते हैं, ठीक है, और पानी क्या होता है? पोलर होता है। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? अब एक कॉन्सेप्ट क्या है? लाइफ डिसॉल्व्स लाइफ, लाइफ डिसॉल्व्स लाइफ। पूरी केमिस्ट्री के लिए पोलर में पोलर मतलब बता रहा हूं, पोलर में पोलर चीजें होती हैं, नॉन पोलर में नॉन पोलर। ये इसका मतलब क्या? लाइफ डिसॉल्व लाइफ ना, पोलर में पोलर बोलेगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर बोलेगा। अब इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझना। जैसे पानी है, पानी में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O? H2O ऐसे है, राइट? ओ कितने सिग्मा है? दो सिग्मा, और दो क्या है? लोन पेयर, दो लोन पेयर। तो क्या सिखाया था मैंने? इसको या तो पूरा एक्सपैंड करके बता सकते हैं, दोनों तरीके से बताते हैं, तो शॉर्टकट क्या बताया था? सिग्मा और लोन पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो कितने हाइब्रिडाइजेशन चाहिए? 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें? इसमें 3 होंगे, तभी 4 बनेंगे ना। एक तो ऐसे शॉर्टकट बताया था मैंने, नहीं तो पूरा एक्सप्लेन करके भी बना सकते हैं, राइट? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्सीजन का, राइट? अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, अच्छा जैसे एक CH4 होता है, ठीक है, CH4 पोलर है कि नॉन पोलर है? वेस्पर थ्योरी में सिखाया था ना, CH4 पोलर है कि नॉन पोलर है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है। कार्बन कितना? 2.55 और हाइड्रोजन होता है 2.2 के करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो एक तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, समझे? लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक? तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव से होता है, ठीक है। 12th में फिजिक्स में आएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और नीचे भी आ रहा है। तो ये चारों वेक्टर एक ही पॉइंट पर, एक पॉइंट पर टेट्राहेड्रल वे में लगे हुए हैं, तो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे? नेट वेक्टर एडिशन करोगे तो क्या है? 0 है। इसलिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आता है? CH4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अंडरस्टूड? लेकिन H2O में ऐसा नहीं है, डाइपोल मोमेंट के चलते ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, H2O का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं। आप देख सकते हो 2 लोन पेयर है ऐसे वाले, इधर जाएगा डाइपोल मोमेंट, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन का ऐसे जाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ क्या आएगा? नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव। क्यों? इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव का भी जो इंटेंसिटी है उसमें काफी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.5, हाइड्रोजन का क्या है? 2.2 है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? काफी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव, पॉजिटिव, पोलैरिटी बन गई, और नेट डाइपोल मोमेंट भी कैंसिल नहीं हो रहा है इसका। तो ये क्या बन गया? एक पोलर सॉल्वेंट बन गया, ठीक। तो पोलर चीजें पोलर पे घूमती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो NaCl को बोल रहा है, अभी NaCl जाएगा, Na+ बनेगा और Cl-, तो Na+ को कौन सा एंड अट्रैक्ट करने लगेगा? H2O का O वाला एंड, और इसको पकड़ लेगा, समझ में आएगा? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि H2O क्या था? पोलर ना, इसीलिए O क्या कर रहा है? Na+ को ऐसे कैच कर ले रहा है ना, इसको कैच कर रहा है, और इसीलिए Na+ क्या हो जा रहा है? घुल जा रहा है,
ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि इसमें पोलैरिटी है, प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इसीलिए पोलर चीजें किसमें घुलती हैं? पोलर में घुलती हैं। अंडरस्टूड? लेकिन Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना। नहीं, इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, एक पे प्लस है और एक पे माइनस है, ठीक है। Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ना, मेटल है वो, सोडियम इज अ मेटल ना, तो उसका तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम रहती है सोडियम, ठीक है। अब देखो जो अल्केन है, अल्केन क्या हो जाएगा? अल्केन में कैसा है, अल्केन का कोई भी स्ट्रक्चर लेके तो हर जगह कौन लगे होंगे? या तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, नहीं तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, समझे? अब देखो कार्बन 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 बॉन्ड हो गया तो इसके चलते तो कोई पोलैरिटी आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि दोनों कौन है? कार्बन ही है, तो दोनों कार्बन है तो दोनों बराबर बराबर खींच रहे इलेक्ट्रॉन को, तो कहीं पोलैरिटी नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन में आएगी पोलैरिटी, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, समझ में आ गया? तो इसीलिए, और नेट ये लोग कैंसिल भी करते जाते हैं इधर उधर अपने डाइपोल मोमेंट्स को, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? बहुत ही लेस पोलर बन जाता है, या कह सकते हो नॉन पोलर बोल सकते हो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें कोई पोलैरिटी उतनी होती नहीं है, इसीलिए जब पानी में जाता है तो ये डिसॉल्व नहीं होता। अंडरस्टूड? राइट, ये इंटरेक्ट नहीं कर पाता पानी से, इसलिए मैंने क्या लिखा आपको कि अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अंडरस्टूड? राइट, बस इतना याद रखना। और जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट और बढ़ा जाता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी जो थोड़ा बहुत घुल रहा था वो भी क्या होने लगेगा? बहुत कम घुलने लगेगा। तो ये आप एक और जनरल लॉजिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट उतनी सॉल्युबिलिटी कम। अंडरस्टूड? ये पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लॉजिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, दो चीजें बस डिस्कस करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट कुछ में डिस्कस करना होता है, वो जिस में आएगा उसमें एक्सप्लेन करना। अब चलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे आपको क्वेश्चन आएंगे, हर जगह क्वेश्चन आते हैं इससे। हम लोग गर्मी तो ले गए इससे, चलो नेक्स्ट। प्रिपरेशन का भी रिएक्शन किसी और से आएगा। चलो लिखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन। टेबल देखना, पहला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका वो है फ्री रेडिकल एसिड रिएक्शन विद X2, यहाँ पर X क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। विशाल रिएक्शन विद X2, यहाँ पे X क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब F2 से रिएक्शन कराना, Cl2 से, Br2 से और I2 से, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये अल्केन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। यही सबसे ज्यादा डिस्कशन में आएगा, इसको हम लोग सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे। सर ये हमने कल भी देखा था रे, नहीं देखा फॉर्मेशन वो अलग केस है। देखो इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद कंबशन रिएक्शन, आर्टिकल जो सीक्वेंस है उसमें चलते हैं। सेकंड उसमें दिया है कंबशन, थर्ड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन,
and 4 isomerization fifth aromatization reaction with steam pyrolysis। ठीक है, तो इस साथ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। आप एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस आएंगी वो इन तीन रिएक्शंस। सर हमें भी ये फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ की करना है क्लास में, लेकिन हम सारे करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे। ये वाला रिएक्शन ये पढ़ रहे हैं, ये 12th में दोबारा आएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। कौन सा सर? इसी से शुरुआत होती है 12th क्लास में, इस रिएक्शन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन आता है। लॉजिक समझना सारे रिएक्शंस आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिएक्शन विद स्टीम, फिर पायरोलिसिस। तो छोटे छोटे रिएक्शन है, ये तीन मेन है, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक्सपेक्टेड है कि पीछे जितना पढ़ा है सब याद है। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं पूछूंगा अभी सब यूज में आएगा जो पढ़ा है पीछे। तो आपको क्या करना है, जब एग्जाम में जा रहे होगे तो ये टेबल दिमाग में होना चाहिए और फिर जैसे अल्केन का क्वेश्चन आया तो सोचना है कि अल्केन के किस रिएक्शन में जा रहा है क्वेश्चन, तो वहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन को बनाना। नहीं तो फिर सारे रिएक्शन नहीं तो बिखरे हुए से लगेंगे, इसी से लगेगा कि हाँ यार ऐसा। यही टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है। डन? और जैसे जैसे पढ़ाते जाऊँ याद करते जाना साथ साथ। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं? रिएक्शन, हाँ किसका रिएक्शन चल रहा है? अल्केन का। अल्केन का रिएक्शन किसके साथ? हेलोजन से। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो, HX होता है हाइड्रोजन हैलाइड और X2 होता है हेलोजन। समझ में आया ना? तो कहीं कहीं जैसे HCl आया और Cl2 आया, ये दो अलग अलग चीजें, तो क्या होता है पढ़ते पढ़ते क्या लगता है ये एक ही जैसे लगने लगता है। समझ में आया ना? राइट, तो ध्यान देना कि ये वाला है या ये वाला, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी हम किससे करा रहे हैं? हेलोजन से करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से नहीं करा रहे हैं। ओके, हेलोजन से करा रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखना, किसका रिएक्शन करा रहे हैं? अल्केन का। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक एक स्टेप करके हम लोग इस कहानी को ऐसे समझेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हेलोजन का किसका ज्यादा रिएक्टिविटी होता है और किसका कम होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस इज क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन अब इसका रीजन होता है, ये पी ब्लॉक में आता है 17th ग्रुप में, 12th क्लास पी ब्लॉक में। क्लोरीन का क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है। फ्लोरीन छोटा होता है, उसके लोन पेयर में
रिपल्शन होता है, उसका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इन सब फैक्टर्स को मिला जुला कर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सब मिला जुला कर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये ऐसे याद ही हो जाएगा आपको, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सबसे ज़्यादा है, तो समझ लो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी खाली ऐसे याद करके याद। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, किसके रिएक्शंस पढ़ रहे हैं? एल्केन। अब यहाँ से एकदम लॉजिकल सेक्शन स्टार्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको सबके केमिकल रिएक्शन याद है तो क्या होगा, आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो जाएगी। समझे? और केमिकल रिएक्शन कैसे याद होते हैं किसी के, सबसे पहले ये पकड़ना होता है कि उस कंपाउंड में क्या खास है जिसकी वजह से वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, वो पकड़ लेना इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप आपने देखो 10th में पढ़ा होगा। फंक्शनल ग्रुप का क्या डेफिनेशन है? वो ग्रुप जो किसी कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। समझ में आया? तो अल्कीन में अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, समझे क्या? अल्कीन जब आएगा तो अल्कीन में क्या खास है, किसकी वजह से उसका नाम अल्कीन पड़ रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड ही है जिसके कारण अल्कीन क्या करता है, रिएक्ट करता है। समझ गए? सबको इसके सारे केमिकल रिएक्शन ये डिसाइड करता है। अल्काइन, अल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्काइन के सारे केमिकल रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड डिसाइड करेगा। इसमें खासियत होती है, इसकी वजह से ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। अब अल्डिहाइड की बात करेंगे, ध्यान से समझना। अच्छा, अब देखो एक और चीज समझो, जैसे अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में अभी डबल बॉन्ड है। ठीक है, मैंने पहले बताया आपको कि रिएक्शन तब होगा जब रिएक्शन क्यों होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चाहिए, करेक्ट, तभी रिएक्शन होता है। ठीक, तो अगर आप बोले कि ये अल्कीन, सूरज अल्कीन क्या इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे? इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है जो नेगेटिवली चार्ज है। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव तो पकड़ते हैं, तो फिर वो नेगेटिवली चार्ज होगा, नहीं वो पॉजिटिव होता है। फिर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अल्कीन क्यों रिएक्ट करता है? अगर किसी ने पूछा अल्कीन के पास कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा? अल्कीन के पास है डबल बॉन्ड है, ध्यान से सुनो। अल्कीन के पास क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है। ठीक, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडल ओवरलैपिंग से ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं। तो अगर किसी बंदे को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो अल्कीन के डबल बॉन्ड पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। समझ में आया? तो इसके पास, अल्कीन के पास कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आता है अल्कीन के पास, और क्योंकि अल्कीन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो अपने डबल बॉन्ड को तोड़ करके और इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लेगा, और फिर यहाँ पे एक और दूसरा ग्रुप जुड़ेगा, जो भी ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, वो कैसे जुड़ेगा वो सब डिस्कस करेंगे। समझ में आएगा? तो अल्कीन कौन सा रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल आके क्या हो गया, जुड़ गया। पहले दो चीजें होती हैं, कौन आएगा और जुड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट करेगा। जुड़ा तो क्या होता है, एडिशन। किसी को हटा के लग गया तो उसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से लॉजिक समझो, नहीं तो सब याद नहीं होगा। ठीक है, और कौन आएगा ये डिसाइड कैसे होता है, उसके पास क्या है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, ये डिसाइड होगा कि कौन आ रहा है। अब आके जुड़ेगा या फिर सब्स्टिट्यूट करेगा, दो ही काम करेगा। अगर जुड़ने की जगह होगी तो जुड़ जाएगा, तो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अगर जुड़ने की जगह नहीं होगी तो किसी को बाहर निकाल के खुद लग जाएगा, तो वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट। समझ में आया? तो कोई भी मैकेनिज्म दो नाम से बनेगा, पहला इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होगा वहां पर, और दूसरा एडिशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया सबको? करेक्ट। तो अल्कीन का मेन रिएक्शन कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। गॉट इट? अल्काइन में भी पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। गॉट इट? अब देखो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड पे ये सब रफ बता रहा हूँ अल्केन की खासियत बताने के लिए। ठीक है, अल्डिहाइड में ये रिएक्टिंग साइट है, कौन, सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ में कार्बन पे हल्का प्लस है और ऑक्सीजन पे हल्का क्या है, तो इनमें पोलैरिटी अच्छी खासी पोलैरिटी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.5 और कार्बन का क्या है 2.5, तो 1 का डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो काफी अच्छा डिफरेंस है। तो ऑक्सीजन कार्बन से क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। खींचेगा तो कार्बन पे प्लस आने लगेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आने लगेगा। ये बॉन्ड क्या बन जाएगा, काफी ज्यादा पोलर बन जाएगा। समझ में आया? ओके। अब क्या होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है हमेशा, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रॉन अभी शिफ्ट करने को होता है किधर, ऑक्सीजन पे, जो ऑक्सीजन खींच रहा होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है तो ऑक्सीजन अरे वो रुक जाओ इसको ना, नहीं 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 चल रहा है एक तो उसको एयरप्लेन मोड में डाल दो। देखो इसको न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आकर, ये नेगेटिव लगाया है इस पे, जनरल रिप्रेजेंटेशन न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल आके किस पे अटैक करता है, कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर कहां चले जाता है, ऑक्सीजन पे। तो न्यूक्लियोफाइल ध्यान से देखो CH3C यहां पर आके जुड़ गया कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफाइल एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अल्डिहाइड का मेन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गया? ऐसे ही करते करते इनके मेन रिएक्शन सबके बनते हैं। तो अब आपने दो चीजें सीखी, कोई भी कंपाउंड रिएक्ट तभी करता है, एक तो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप ऐसे हो रहा है ना, और फंक्शनल ग्रुप में क्या होना चाहिए, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं तो उसमें प्लस होना चाहिए, तभी या तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल, और या तो जुड़ जाएगा नहीं तो सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको तीन एग्जांपल दिए, ऐसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, सबका एग्जांपल दे सकता हूं क्यों वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो एक एक करके आता जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी लेकिन हमारे पास सामने कौन है, अल्केन में कुछ भी नहीं होता, ना तो डबल बॉन्ड है, ना उसके पास नेगेटिव है, ना उसके पास पॉजिटिव। समझ में आ गया? ठीक है, क्यों, क्योंकि पोलैरिटी है नहीं। कौन लगे हुए, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन में तो पोलैरिटी नहीं होगी, और कौन लगा, कार्बन और हाइड्रोजन, और उनमें पोलैरिटी क्या है, बहुत कम है, तो पोलैरिटी ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। समझ में आ गया? तो अल्केन के पास कोई नहीं आता, ना तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? और दूसरा, अगर आ भी जाए गलती से तो उसके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। जोड़ता कब है, जब क्या हो, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। इसको जोड़ तभी सकते हैं जब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्केन के पास तो है ही नहीं, तो अल्केन के पास एक ही ऑप्शन बचता है, हां, सब्स्टिट्यूशन करने का। उसका एक हाइड्रोजन निकालकर कोई जुड़ जाए। तो अल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता। अब पॉइंट ये है कि कौन आके सब्स्टिट्यूट करे, अब उसके पास ना तो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ना ही न्यूक्लियोफाइल आ गया। प्रॉब्लम हो गई वहां पर। तो इनके पास तो क्या था, नेगेटिव या प्लस था, कुछ तो था, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आ गया, लेकिन अल्केन के पास कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अल्केन को कुछ तो ऐसा करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन की नीड या कुछ तो जनरेट करे। तो ऐसा तब हो सकता है जब हम सनलाइट फेंकें, नहीं तो हाई टेम्परेचर दें, और कौन सा क्लीवेज कर दें, होमोलिटिक क्लीवेज, और फ्री रेडिकल्स बना दें। फ्री रेडिकल बनाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन का नीड वेट जनरेट होगा, और तभी वो रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। इसीलिए अल्केन कौन सा रिएक्शन करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये रिएक्शन कौन सा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अभी आप ऐसे रट के जाओगे कि अल्केन ये करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का भूल जाओगे। कैसे याद रख सकते हो आप, पहला पोजीशन मैंने बताया, या तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल। अगर दोनों में से कोई नहीं आ रहा तो फ्री रेडिकल से एक ही ऑप्शन बचता है, फ्री रेडिकल जनरेट करके। तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कोई नहीं आ रहा अल्केन के पास, तो क्या जनरेट करना पड़ेगा, फ्री रेडिकल। और अल्केन एडिशन नहीं कर सकता तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन। तो अल्केन का मेन रिएक्शन कौन सा होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, हमेशा याद रहेगा। हां, तो एडिशन नहीं कर सकता ना, ऐड नहीं कर सकता ना वो किसी को, वो सब्स्टिट्यूट ही कर सकता है। गॉट इट? क्या क्या, हां, अल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है। कैसे करता है समझ में आएगा, मैकेनिकल बताऊंगा रिएक्शन। यही मैंने ओवरव्यू दिया, अपने आप समझ में आ जाएगा रिएक्शन देखोगे। ठीक है, ध्यान दें। फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए कौन सा क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज। सिखाया था मैंने। होमोलिटिक क्लीवेज दो कंडीशन में सिखाया था, या तो हाई टेम्परेचर पे करा दो, नहीं तो सनलाइट फिक्स। तो अल्केन का रिएक्शन, कोई भी अल्केन का रिएक्शन होगा या तो हाई टेम्परेचर पे हो रहा होगा, नहीं तो सनलाइट पे। तो उसके बिना रिएक्शन कर ही नहीं सकता। समझ में आ गया? जितने भी रिएक्शन मैंने यहाँ लिखे, हर रिएक्शन में बुक में देखोगे इसमें सनलाइट देता है और हीट भी दे सकते हैं, और बाकी जितने रिएक्शन होंगे सब में हीट लिखा होगा, बिना हीट के रिएक्शन होगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो अल्केन्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उनको पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स मतलब लेस एफिनिटी टू रिएक्ट। अंडरस्टूड? अल्केन सारे फंक्शनल ग्रुप्स में अल्केन की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए अल्केन के सबसे कम रिएक्शन। इसके बाद बढ़ने जाएंगे।
फ्री रेडिकल आप एब्सेंट देखें, होमोलिटिक क्लीवेज जब पढ़ाया था इससे पहले वाला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ाया था, एब्सेंट थे। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत है। अरे नहीं वो ये नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एब्सेंट एक दिन एब्सेंट। ठीक है, कोई नहीं, अभी तो समझना है। तो एनसीईआरटी ने मीथेन का एग्जांपल लेके किया, हम सीधा प्रोपेन का लेके गए, इसमें ज़्यादा समझना है। ठीक है, ठीक है। विशाल पानी पी के आ जाओ। स्कूल में इतना नहीं खेला करो, मैम खेलने से नहीं। फिर ऐसे ही सो जाते हो। हाँ नहीं जाने यहाँ देखो, आज तो आप नहीं सो रहे। हाँ स्कूल का इफेक्ट होता है। मैं भी गया हूँ स्कूल, मुझे पता है। लेकिन सर ऐसे थोड़ी होता है कि हर बार खेलने से ही खेलना रहता है। थके रहो। कभी कभार ट्रैवलिंग करते वक्त जब जगह नहीं मिलती खड़े खड़े आते हैं, जब एक तो इच्छा होनी चाहिए पढ़ने, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो केमिस्ट्री देखती नींद आती वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो आपका केस है, सबके केस में ऐसे नहीं होता। ऐसे थोड़ी होता है। जब क्या होता है, जब जिंदगी में एम होता है कि मुझे ये चैप्टर जल्दी जल्दी सीख के इतना कंप्लीट करना है, आगे बढ़ना है, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है, तब नींद नहीं आएगी आपको। जब क्या है कि आपका गोल फिक्स नहीं है और आप कॉन्स्टेंटली वर्क नहीं कर रहे हो उसके लिए, तब क्या है कि आज आ गए हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं ऐसे नहीं होता। और कुछ सीख के जाएंगे। ये एटीट्यूड के साथ करोगे तो आधे नींद आएगी। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है। सर ऐसे तो लगता है कि हर बार पढ़ना ही है, लेकिन नींद आ जाती है, तो ऐसे क्या करें? आप पढ़ के कितना उस पे अपने एम पे वर्क कर रहे हो, वो डिटरमाइन करता है कि आप कितना जगह दोगे। कितना आपका बड़ा गोल है और कितना उस पे हार्डवर्क आप करोगे। आप सोच रहे हो कि इस बार एग्जाम में एक भी नंबर कटने नहीं होगा, मेरा एकदम आउट ऑफ स्कोर आना चाहिए, टॉप मुझे ही करना है स्कूल में। ऐसा ही होगा तो कभी नहीं किया। ऐसे ही मैं सर ये तो हर बार ये लेके चलता हूँ कि क्लास में आके पढ़ना है, लेकिन नींद आ जाती मैं क्या बोल रहा हूँ, है। समझ आया? मैं एम बड़ा बता रहा हूँ, आप एम बता रहे हो क्लास में जाके पढ़ना है। ये तो हर बच्चा कर रहा है ना। एम बड़ा भी होता है, तब नहीं आएगी। देखो ये अपना कौन है, प्रोपेन। प्रोपेन। इसका रिएक्शन कर रहे हैं Cl क्लोरीन के साथ, ठीक है। यहाँ पर या तो लिख देंगे क्या, HMU लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कौन है, HMU लिखा है मतलब सनलाइट। अंडरस्टूड। फोटॉन्स की एनर्जी होती है ना, एक फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, HMU होती है, करेक्ट, सनलाइट। या फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक, 773 केल्विन के अराउंड ठीक लगता है, ठीक, ओके। ओह चलो यहाँ जब रिएक्शन होता है, दो तरह के कंपाउंड मिलते हैं। पहला मिलेगा CH3 Cl और फिर CH3, ठीक है। दूसरा CH3 CH2 CH2 CH3, ये दूसरा, ठीक है। ये वाला मेजर क्वांटिटी में मिलता है और ये वाला माइनर क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल बताऊंगा मैकेनिक्स। आकाश आया था ना, इसको बुलाया था मैंने, ये के स्टूडेंट, उनके बैच में थे बच्चे जो केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट्स के बहुत एंथुसियास्टिकली पढ़ते थे। बहुत लोग, 2 बच्चे थे IIT में, उसमें से एक KVPY के थ्रू उसमें, तो काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट आए। वो बच्चे एक भी, मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि कोई भी सो जाए क्लास में, अब सब एकदम, और जितना होमवर्क तो दूसरे दिन सब करके आ जाते, इस टाइप का एटीट्यूड। क्योंकि उनका एम फिक्स था कि हमें उससे हम 2 बैच करते कर रहे हैं, एक मेंस बैच किया था, एक एडवांस करते कर। तो ये सब बच्चे एडवांस में 28 स्टूडेंट्स का बैच था, एडवांस में था। मेंस में तो 40 स्टूडेंट थे उसमें एक ही क्लास में, तो इतना बड़ा बैच था। तो वो स्टूडेंट एकदम रेगुलर पढ़ना, जितना होमवर्क तो कोई बुक जिस सॉल्व कराते थे, सब बुक में सब होमवर्क करके आते थे ऐसा। तो उस एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे, एम होगा तो हो ही नहीं सकता। देखो बहुत बच्चे पढ़ाए हैं भाई मैंने, ये 10 साल से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखो स्टेप 1 स्टूडेंट को पहचानता हूँ कैसे। स्टेप 1 देखो क्या होता है यहाँ पर, Cl2। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लाइट रिएक्टेंट कौन है, इधर है,
प्रोडक्ट ए बनाना है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट कैसे इसमें कन्वर्ट हो गया वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। सबसे पहले लाइट गिरी, ठीक, लाइट गिरी तो लाइट गिरने से बॉन्ड में जब लाइट फोटोन जाएगा तो क्या देगा, एनर्जी देगा, और एनर्जी देगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तब यहाँ जब एनर्जी गिरेगी तो एनर्जी कार्बन कार्बन बॉन्ड पे भी गिरेगा फोटोन, ये फोटोन गिर रहे हैं, सनलाइट गिर रहा है ना, हाँ तो इसमें भी गिर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का ही बॉन्ड है उसमें भी गिर रहा है, और यहाँ पर कौन है, Cl उसके बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ठीक है, वो फोटोन गिर रहा है। तो बॉन्ड वो टूटेगा जो सबसे वीक होगा, समझ में आया, राइट। तो इधर कार्बन 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 हाइड्रोजन और Cl सबसे वीक Cl होगा, ठीक। तो जो रिएक्शन स्टार्ट होगा ये वो किससे स्टार्ट होगा, Cl के बॉन्ड के टूटने से। सर वो Cl कैसे नहीं हो? Cl का साइज बड़ा है, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसको तोड़ना आसान हो जाएगा, अंडरस्टूड, राइट, ओके। तो स्टेप 1 लिखा है मैंने, ये 3 स्टेप में इस रिएक्शन को समझाते हैं। ये चेन इनिशिएशन है, चेन इनिशिएशन मतलब ये चेन रिएक्शन होता है, एक के बाद होता चला जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे होता है रिएक्शन, स्टार्ट होगा Cl2 है, ठीक है, Cl2 पे सनलाइट गिरा और यहाँ बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये फोटॉन्स है, ठीक है। फोटॉन्स के पास कितनी एनर्जी होती है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है तो फोटॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, h म्यू। ये फोटॉन यहाँ पर गिरा और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों को एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिली तो क्या हुआ, उन्होंने बॉन्ड तोड़ दिया, तो तोड़ा, तो क्योंकि Cl दोनों बराबर खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो बराबर खींच रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ये Cl रख लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये Cl रख लेगा। साहिल क्या कर रहे हो, सर देख रहा था क्या, एंटी इसको रख दो, Cl यहाँ गिरा, यहाँ बॉन्ड टूट गया और ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएंगे, क्या, Cl के फ्री रेडिकल, इन्हीं को कहते हैं हम क्या, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो ह्यूमैनिटी क्लीवेज से बनते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये Cl जो है इसके पास आउटर मोस्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 7 थे इसके पास, ये 3 लोन पेयर थे और एक उसने किसमें लगाया था, शेयरिंग, इधर भी वैसी था सिचुएशन, शेयरिंग में लगा रखा था। जब सनलाइट गिरा यहाँ पे एनर्जी मिली, बॉन्ड बराबर बराबर टूटा क्योंकि दोनों Cl क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर खींच रहे हैं, ठीक है। तो Cl का फ्री रेडिकल बन गया, अंडरस्टूड, राइट, ओके। तो यहाँ से चेन स्टार्ट होती है, एक बार रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन गया तो हर जगह ह्यूमैनिटी क्लीवेज होते हुए रिएक्शन भागने लगेगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है स्टेप 2, चेन प्रोपोगेशन। चेन अब रिएक्शन आगे कैसे बढ़ता है, प्रोपोगेशन, ठीक है। ध्यान से देखो, Cl का फ्री रेडिकल है, Cl का फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, मैंने लिखाया था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, कौन है इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मैंने आपको बताया था ऐसे एटम जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ वही किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक। अब ध्यान से देखें, अब ये जो है ये ढूंढ रहा है कि कहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो यहाँ पर उसको Cl का जो फ्री रेडिकल है वो ऐसे बन रखे हैं और बहुत सारे अल्केन घूम रहे हैं, कौन घूम रहे हैं, ये प्रोपेन घूम रहा है इधर पे, तो ये फ्री रेडिकल इससे टकराएगा, किससे, अल्केन से। तो जब इसे टकराएगा तो उसको इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक बार रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन गया तो हर जगह फ्री रेडिकल ही बनेगा और होमोलिटिक क्लीवेज ही होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल किससे बनते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज, हर जगह होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो कैसे होगा, इसमें 2 ऑप्शन है, या तो वो अल्केन का इधर से हाइड्रोजन खींचे, कौन सा, ये वाले कार्बन में जो साइड में, और दूसरा ऑप्शन है ये बीच वाले कार्बन का खींचे, ठीक है। मान लो इस Cl के फ्री रेडिकल में एक ऐसा मॉलिक्यूल घूम रहा था और उसका ये टर्मिनल पे जो हाइड्रोजन है, टर्मिनल पे जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन खींच लिया, तो कैसे खींचा, ध्यान से समझो, बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर आया एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है। H का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ जाके जुड़ गया,
और क्या बन गया HCl बन गया। और ये क्या बन गया CH2, एक इलेक्ट्रॉन है इसके बाद, और ये क्या बना, समझ में बना? यस राइट। अच्छा दूसरा ऑप्शन ध्यान से समझो, एक और ऑप्शन ये हो सकता है, ये मैंने एक ऑप्शन दिया आपको, एक ये बन सकता है, नहीं तो दूसरा पोजीशन कहाँ से इसको खींचने के लिए, ये वाला है, ये वाला इस कार्बन से लगा हुआ, अगर उसने यहाँ से खींचा हाइड्रोजन तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। दोनों ऑप्शन है, ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर है सबको? तो मैंने बताया कि Cl का फ्री रेडिकल बना, बहुत सारे एल्केन घूम रहे थे, Cl का फ्री रेडिकल अल्केन से टकराकर हाइड्रोजन खींच रहा है और HCl बनाएगा, ठीक है, और ये वाले फ्री रेडिकल जनरेट होने के चांसेस है, इससे खींचेगा तब भी ये वाला बनेगा, ठीक। अच्छा तो ये बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, सौरभ कौन है ज्यादा स्टेबल इन दोनों में, ठीक है, फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ाया ना मैंने, कौन ज्यादा स्टेबल है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? हाँ क्योंकि वो 2 डिग्री है, हाइपर कंजुगेशन से सिखाया था ना स्टेबिलिटी, इसलिए वो तो रिवाइज करके आना चाहिए, ऐसे नहीं सिखाया था। 2 डिग्री है तो ये वाले हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ से होमोलिटिक लिवेज होगा, होमोलिटिक लिवेज होगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ये भी हाइपर कंजुगेशन कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वैसे ये तीनों भी कर सकते हैं। तो कितने हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करने के लिए इसमें 6, इसके पास कितने हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करने के लिए, इसमें खाली 2 हैं, यही 2 कर सकते हैं, तो किसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है ना। ऑर्डर लिखाया था फ्री रेडिकल का, क्या ऑर्डर था, अलाइलिक सबसे ज्यादा हो गया था उसमें, बेंजाइलिक से एक्सेप्शन बताया मैंने, और फिर उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल फ्री रेडिकल याद आया। तो अब ध्यान से सुनना, Cl के बहुत सारे फ्री रेडिकल बने और 100 अल्केन घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं 100 अल्केन घूम रहे हैं, अल्केन घूम रहे हैं प्रोपेन, ठीक। अब उसमें से क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इसका फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, ये जल्दी जल्दी बनेगा, और ये कैसे बनेगा, धीरे धीरे, समझ में आया। तो बहुत सारे Cl भाग रहे हैं और वो जो प्रोपेन है उसमें से वो कैच कर करके ऐसे फ्री रेडिकल बनाने लगेगा, तो कौन से वाले का स्पीडली बनेगा, ये वाला। तो इसके मान लो 80 बन गए तो इसके इतने देर में कितने बने थे, और 100 के 100 मॉलिक्यूल खत्म हो गए, समझ में आया। तो किसका ज्यादा क्वांटिटी में बन गया, ये वाले। तो ये दोनों में ये आता है अपना मेजर इंटरमीडिएट, इसको क्या पढ़ेंगे, मेजर इंटरमीडिएट, ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है ना, रिएक्शन के दौरान बनता है, करेक्ट। और ये क्या बनेगा, माइनर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन के दौरान बन रहा है, सबको समझ में आ गया, ओके राइट। तो ये हुआ स्टेप 2, स्टेप 2 क्या हुआ, अच्छा प्लस HCl, तो मैं एक ही में दोनों लिख दे रहा हूँ, यहाँ से खींचा तो ये, उधर से खींचा तो वो बना, एट ए टाइम हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे चेन चलती जाएगी, ठीक है। अब देखो फिर इसके बाद क्या होगा, ऐसे चेन बनी, अब क्या होगा इसके बाद, अच्छे से देखना, इसी स्टेप में हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है, प्रोपोगेट करता जाएगा। यहाँ पर एक और Cl2 भाग रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला फ्री रेडिकल था, यहाँ पर एक और Cl2 भाग रहा है, ये फ्री रेडिकल आया, इसने यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया, ये Cl का बीच से बॉन्ड तोड़ दिया, Cl से बीच का बॉन्ड तोड़ा तो क्या होगा, ये किधर, ये इस Cl को लेके अलग होगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 करेक्ट, और प्लस एक और Cl का क्या बन जाएगा, तो CHCl फॉर्म होगा, कार्बन अटैक कर रहा है ना, तो Cl किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ जुड़ेगा,
कार्बन जुड़ेगा ना Cl के साथ, तो एक और फ्री रेडिकल बन गया किसका, Cl का। अब वो एक और अल्कीन पे अटैक करेगा और ऐसी चेन क्या है चलती जाएगी। तो इसको क्या लिखा है, चेन प्रोपोगेशन। ये चेन ऐसे चलती है, रिएक्शन एक कंटीन्यूअस वे में चलता रहेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से ये भी खींच सकता है ऐसे, ये वाला खींचेगा तो कैसे बनेगा, CH3 और एक और Cl का क्या बन जाएगा, रेडिकल। समझे, कौन ज्यादा क्वांटिटी में था, ये वाला, तो इससे ये वाला क्या बनेगा, मेजर बन जाएगा। समझ में आया क्यों ये वाला मेजर बन रहा है, समझ में आया, क्योंकि ये मेजर इंटरमीडिएट था ना, ये ज्यादा क्वांटिटी में बना ना, ज्यादा क्वांटिटी में बना तो यही वाला ज्यादा Cl खींचकर और ये ज्यादा ही बनाएगा ना, इसीलिए वो क्या बना, मेजर इंटरमीडिएट से फिर मेजर प्रोडक्ट वो बना, और वो दूसरा वाला क्या बना, माइनर क्वांटिटी। ठीक है, चलो इतना नोट डाउन करो, फिर लास्ट एक चेन टर्मिनेशन बताता हूं, हो गया बस यही मैकेनिज्म है। तो अच्छा, तो इस मैकेनिज्म में क्या हुआ, फ्री रेडिकल Cl का क्या बना, फ्री रेडिकल, और वो H को हटा के क्या हो गया, लग गया ना। इस मैकेनिज्म में क्या हुआ, Cl का फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को हटा के खुद लग गया, इसलिए इस मैकेनिज्म को क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यस, तो ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। देखिए समझो, जब तक हमारा एम फिक्स नहीं होता ना, आपको उस चीज को करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। एम बड़ा बनाओ और उसके पीछे आगे तो पीछे एकदम लग जाओ, तब जाके आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर आप सिर्फ चलते रहोगे बस चलना है, सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, दुनिया चल रही है, तो फिर आपका इंटरेस्ट जो है नीचे जाएगा। क्योंकि दुनिया में हर चीज कहाँ जाती है, नीचे चली जाती है, ऊपर नहीं जाती, कहाँ जाती है, नीचे जाती है। पेन छोड़ोगे हाथ से तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कोई भी चीज उठाई नहीं जाती, ठीक है। उसको अपने पोजीशन पे बनाए रखने के लिए भी पकड़ के रखना पड़ता है, और ऊपर उठाने के लिए मेहनत लगती है, वर्क लगता है। तो जिंदगी में ऊपर उठने के लिए मेहनत लगती है, नीचे जाने के लिए मेहनत नहीं लगती। बस छोड़ दो अपने आप को, वो अपने आप नीचे ले जाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने जीवन में जो सीखा, एक लेक्चर है मैंने सुना था, जिंदगी में हर चीज नीचे जाती है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। तो आपने कब सुना, ये आपने कब सुना सर मगर पहले स्पिरिचुअलिटी में आया ना, ये सब लेक्चर्स मैंने बहुत अटेंड किए, फिर मेरे माइंड का सेटअप चेंज हो गया। पढ़ाई में पहले भी करता था बहुत, लेकिन फिर बहुत इफेक्टिव हो गया। कैसे इफेक्टिवली करना चाहिए चीज़ों को मैंने काफ़ी सीखा, और टाइम वेस्ट नहीं करना, कैसे उसको यूटिलाइज करना, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। ये सब सुन के डायरी बनाना, ठीक है। 2013 में मैंने एक लेक्चर सुना था केशवानंद, उस दिन के बाद मैंने डायरी बनाना, और आज तक मेरे जेब में डायरी रहती है। हर चीज़ में लिख के रखता हूँ मुझे क्या क्या करना है पूरे दिन का। रात को सोने से पहले लिख के सोता हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है। सुबह उठ के कुछ और ये दिमाग में आ गया तो प्लान बनाता हूँ कि आज ये करना है। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें मुझे देखा कि एक महीने में बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ। पहले बस दिमाग में रहता था, पेपर में नहीं लिखता था, बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद इफेक्टिव होते हैं।
मैं बहुत ज़्यादा शौक आता हूँ तो 2 मिनट ये लिखने दीजिए, आई में याद किया मतलब हम भी आसना में बैठते हैं। जल्दी जल्दी हाँ, अच्छा अच्छा श्लोक शेयर किया करूँगा हर क्लास में, लेकिन सुनना आसान है, उसको रिटेन करना थोड़ा मुश्किल है और उसको अप्लाई करना और भी मुश्किल सर अगर 5 मिनट बॉडी डेली छोड़ेगा तो पूरा नहीं। है। बस इनको एनालॉजी को अप्लाई नहीं करना होता तो ऐसे ही समझू ना, ये भी मैंने सीखा। कई बच्चे लेक्चर जब लेक्चर सुनेंगे ना 100 बच्चे, तो उसमें कुछ बच्चे जो सिंसियर होंगे ना, वो लेक्चर क्या कहना चाहता है उसको पकड़ के सीख लेंगे, और आधे बच्चे क्या सोचेंगे कि कैसे इसको गलत कर दूं। कुछ ऐसा एग्जाम्पल निकालो जो इससे अलग कर, और वो लोग यही करते करते वो जो मेन पॉइंट है उसको मिस कर देंगे जिंदगी में और आगे भी निकल जाएंगे, कुछ नहीं सीखेंगे इसका आगे। क्योंकि कुछ सीखने के लिए आपको छोटा बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को छोटा नहीं समझोगे कि मुझे कोई ये सिखा सकता है, तब तक आप सीख नहीं सकते। प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, और सामने वाला जो सिखा रहा है हमें क्या लगता है, सिखा रहा है सब मुझे पहले से आता है, और यहीं पर जो है वो बंदा सीख नहीं पाता है। पहले ना कोई बोलता था तो ध्यान से नहीं सुनता था, फिर मेरे को ये कॉन्सेप्ट मैंने सुना कि जब तक लैंड फर्टाइल नहीं है उस पर आप पौधे नहीं उगाते। तो पहले अपने दिल को, दिमाग को फर्टाइल बनाओ कि कोई समझाए तो उसको वो कर और उसमें कुछ उपज हो। ये तो बैरन जमीन है, कुछ नहीं होगा। पहले अपने आप को छोटा समझो, और जिसने दुनिया ज़्यादा देखी है उसके बातों को सुनो, कि उसने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी। जहाँ आप बैठे हो वहाँ मैं पहले बैठ, तो आपकी पोजीशन मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। ठीक है, ऐसा रखिए। आप जितना सोच रहे हो उससे 10 कदम आगे सोच रहे हो। ठीक है, डन। यस सर। सर ये माइनर वाले में ये तो समझ गया कि ये स्टेबल है ज़्यादा। हाँ करेक्ट, और ये क्या है, लेस स्टेबल। तो क्या तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, देखो जो लिसन 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 सर मतलब सीए के हाँ साथ मैं बता रहा हूँ। जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वो जल्दी जल्दी बनती है, समझे? बॉन्ड जल्दी हाँ, ये तोड़ करके और इसका बनना, इसका स्पीड क्या होगा, इसके 100 मॉलिक्यूल है, तो Cl ये वाला हाइड्रोजन 80 लोगों का तोड़ करके ये बना देगा, जितनी देर में 20 का ही ये टूट करके ये बनेगा। सर लेकिन ये स्टेबल है ना, हाँ। तो इसको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना देना है। हाँ। तो ये बॉन्ड क्यों बना सीएल के साथ? वो नहीं है यार, ऐसे तो ये स्टेबल है, बनना ही नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में अगर फ्री रेडिकल बन जाता है तो ये अनस्टेबल है, ये हाइड्रोजन खींच करके क्या करता है, स्टेबल बनाता है, ये खुद स्टेबल हो गया ना HCl बन गया। ऐसा समझ में आया? इस तरीके से वो धीरे धीरे कनेक्ट होगा, सीखते जाओ धीरे धीरे कनेक्ट होगा। ओके डन। ओके चलो आगे चलो, श्लोक बता दो, ये पूरा कर देते हैं। चेन टर्मिनेशन एक्चुअली मेन रिएक्शन यही है, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप 3 लिखा रहता है, इसमें मैं लिखा देता हूँ, इसको लिखो जल्दी से। लास्ट स्टेप और चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेट कब करेगा, देखो ये तो चेन प्रोपोगेट कर रहा है, ये फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या बन गया, Cl का फ्री रेडिकल, Cl का फ्री रेडिकल फिर से क्या खींचेगा, हाइड्रोजन खींचेगा, फिर बनेगा, फिर ऐसी चेन कंटिन्यू जाएगी। तो चेन रुकेगी कैसे, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे चेन रुकती है, ठीक है। जैसे Cl का फ्री रेडिकल है और दूसरा Cl का फ्री रेडिकल, अब ऐसा भी हो सकता है ये दोनों फ्री रेडिकल दोबारा मिल जाए, सीधा बन जाए। तो ऐसा अगर स्टेप हुआ तो वो चेन को क्या करेगा, रोकेगा, करेक्ट। अच्छा दूसरा ध्यान सुनो, CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल है, मान लो ये वाला बना, ठीक है, पहले वाला बना, इसके सामने एक और ऐसा ही वाला आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि यही दोनों आपस में क्या करें, बॉन्ड बना ले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें आपको ऐसा प्रोडक्ट भी मिलेगा,
तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि और क्या बाय प्रोडक्ट्स इसमें पॉसिबल है, समझ में आ गया? ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, और प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, बना सकते हो? ये वाला अगर इसके साथ जुड़ जाए, हाँ इसके साथ भी इसका वाला ही इसके साथ जुड़ जाए, ये सब क्या है? बाय प्रोडक्ट्स। ये सब ये हुआ तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा ना कि दूसरे, तो इन लोगों का भी फॉर्मेशन रिएक्शन के अंदर होता है, हो सकता है। तो आपको एमसीक्यू आएगा कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। ये दोनों, ये वाला पॉसिबल है, थोड़ा बहुत ये भी बनता होगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो ज्यादा क्वांटिटी में जो 2 बनाए थे मैंने, वो वाले बने, लेकिन ये सब भी पॉसिबल बन सकते हैं। समझ में आ गई? चेन टर्मिनेशन और लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप? वही सब है, वो भी 2 जुड़ गया तो बन जाएगा। सबसे कम कौन सा फॉर्म होगा? वो ऐसा कुछ नहीं, ये सब आर्बिट हो गए। सर ये रिएक्शन में फिक्स हो जाती है। अभी जैसे वो जो फाइनल वाला भी लेस स्टेबल है बल्कि वो कम है। अगर इसके साथ कंपेयर करें ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है तो फिर ये उससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ेगा? वो बनता है तभी तो ये बनता है। जो बाकी बच रहा है उससे हाँ ये वाला बनता है। हाँ ओके, लिसन लिसन लिसन। आदित्य ने क्वेश्चन पूछा है कि ये वाला है तो इससे सारे ऐसे वाले क्यों नहीं बन जाते? ये इसलिए क्योंकि ऐसे वाले लोग ज्यादा नहीं घूम रहे। ज्यादा कौन घूम रहा है? वैसे वाले Cl2 घूम रहा है, तो इसके ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किससे टकराने की? Cl2 से, इसीलिए ये वाला बनेगा। समझ में आएगा? जैसे ही ये वाला बनेगा, 2 बनेंगे, 2 इसके बने मान, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो 2 बने हैं और वो भीड़ में से एकदम टकरा जाए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये किससे टकराए? Cl2 से, इसीलिए कौन बनेगा ज्यादा? ये। लेकिन ऐसा लाखों रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसमें 1-2 ऐसे हो सकते हैं कि ये दोनों आपस में मिल जाए। समझ में आया? इस तरीके से, ठीक है? क्लियर? करेक्ट। आगे चलते हैं, फ्लो वीक में सुनाऊंगा 2-3 बंदे रिएक्शन पर। चलो तो इसका इसमें जरा प्रोडक्ट बना के बताओ। इसमें और भी चीजें हो सकती हैं। अभी मैं आपको इसमें अब एनसीईआरटी वाला एग्जांपल देता हूँ। एनसीईआरटी ने इसका एग्जांपल दिया CH4 प्लस Cl2। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, उसमें फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? तो विग्रस रिएक्ट करता है, इसलिए हमने उसका डिस्कशन नहीं किया। ठीक, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट करना है तो उसका एक अलग से रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो टेंथ में आता है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे, मैं बता दूंगा लास्ट में। क्लोरीन और ब्रोमीन मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, तो उनका रिएक्शन अच्छे से चलता है, इसलिए हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? क्लोरीन और अभी ब्रोमीन का करेंगे हम लोग, ठीक है? जैसे क्लोरीन रिएक्ट करता है वैसे कौन रिएक्ट करता है? ब्रोमीन। और आयोडीन के साथ प्रॉब्लम होती है कि आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो वो रिएक्ट ही करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए हम पहले डिस्कशन किसका कर रहे हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन का, ये वो लोग मॉडरेटली रिएक्टिव है, अच्छा खासा रिएक्शन शो करते हैं। करेक्ट, राइट। तो मान लो CH4 का Cl2 और ऐसे HMU करके दे दिया, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? हाँ इसमें तो एक ही ऑप्शन है ना आपके पास। यस सर। करेक्ट। अच्छा अब एक और किसी को, अगर इस रिएक्शन में ये हुआ मोनो सब्स्टिट्यूशन, क्या हुआ? अगर मान लो कोई ऐसे दे दे Cl2 है किसमें? एक्सेस में, तब क्या होगा? इस मैकेनिज्म के हिसाब से ध्यान से समझना, ये मैकेनिज्म, ये ऊपर वाला रिएक्शन कैसे हुआ? रिएक्शन कैसे हुआ? पहले Cl टूटा। कोई भी रिएक्शन देख के दिमाग में चलना चाहिए कि वो कैसे हुआ था। अगर ये नहीं आ रहा, खाली याद करके जा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं। टूटा वहां पे तो क्या बना? Cl फ्री रेडिकल। अब Cl का फ्री रेडिकल क्या करता है? हाइड्रोजन खींचता है। हाँ तो मीथेन से टकराएगा, एक खींचा उसने, क्या बना? CH3 का फ्री रेडिकल और Cl2 बन गया। अब फिर CH3 का जो फ्री रेडिकल, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब सेट कंप्लीट नहीं है, ये किस पे अटैक करेगा? Cl2 पे। यहाँ से खींच देगा इसको, करेक्ट? और क्या बनेगा? CH3 और Cl का क्या जनरेट हो जाएगा? क्लियर है सबको? अच्छा अब ध्यान सुनो, क्योंकि क्लोरीन किसमें है? एक्सेस में, तो ऐसा भी हो सकता है क्लोरीन को और CH4 मिल ही नहीं रहे। कौन नहीं मिल रहे? क्लोरीन के फ्री रेडिकल इधर उधर घूम रहे हैं और उसको CH4 मिल ही नहीं रहा कि ऐसे खींच सके वो हाइड्रोजन, तो वो क्या करेगा? वो आएगा और ये CH3 Cl इसी का हाइड्रोजन फिर से खींच लेगा। समझ में आया क्या? क्योंकि क्लोरीन किसमें? एक्सेस में, और CH4 क्या है? बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में,
अब क्या है Cl के फ्री रेडिकल इतने सारे जनरेट हो गए और उसको CH4 मिल ही नहीं रहा, तो वो किसके पास आएगा दोबारा? इसी के पास आएगा और इसका फिर से एक और हाइड्रोजन खींच लेगा और फिर से इसका एक और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। समझ में आएगा? वो क्या बन जाएगा? CH2 और NH2 हाँ यहाँ पर तो ऐसे बनेगा, C का फ्री रेडिकल CH2Cl और HCl। समझ में? फिर ये किस पे अटैक करेगा? फिर से Cl2 फिर से खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा? CH2 Cl। तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। डाई ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि चारों हाइड्रोजन निकल जाए और क्या आ जाए? क्लोरीन आ जाए। समझ में आ गया? तो जनरली क्वेश्चन आएगा मोनो सब्स्टिट्यूशन पे, जब कुछ ना लिखा हो तो क्या करना है? मोनो सब्स्टिट्यूशन। गॉट इट? अगर लिखा है कि एक्सेस में तो हम बता सकते हैं कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन में एनसीईआरटी ने एक्चुअली ये वाला रिएक्शन दिया CH4 वाला, तो इसमें वो आपको क्या प्रोडक्ट बना के देगा? CH3Cl भी बना के देगा, CH2Cl2 भी देगा, CH Cl3 और तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाया। एक कॉन्सेप्ट सिखाया CH4 का एग्जांपल लेके मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन करके, दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाया वो प्रोपेन का एग्जांपल लेके, और प्रोपेन वाले में मैंने सिखाया कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और एक से ज्यादा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने का ऑप्शन है तो मेजर कौन बनता है और माइनर बनता है। दो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, ठीक है? इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे ये रिएक्शन चलता है। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो अब मैं जरा एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे को बताना कि कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। अब जेई का क्वेश्चन कैसे आता है? आपको पहले तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने होते हैं, फिर पूछेगा कि इसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। समझे? ऐसे करके क्वेश्चन लंबा बनता है, एक के बाद एक कनेक्ट होते चले जाता है। ऑप्टिकल हम लोग 12th में डिस्कशन आता है, उसको अभी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी स्टार्ट हुई है, ऐसे से लेवल बढ़ता है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे से रिलेट होकर ऐसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा। अब देखो जैसे एग्जांपल 3, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसको ज्यादा थोड़े क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट है ये सब 12th में आएंगे, ये सारे रिएक्शन दोबारा 12th में आते हैं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। हाँ यार कर दूं पॉज? नहीं चल रहा है। ठीक है चल छोड़ो, जल्दी करो यार, अभी एक ही रिएक्शन करा है, आज अल्केन कम से कम कंप्लीट करना है। रिटन मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, Cl2 प्लस सनलाइट, ठीक है, और आपको बोला मेक ऑल द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर डिफरेंट? जरा बना के बताओ, आपका 2 मिनट का टाइम। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। क्या ये रिएक्शन हो रहा है और मैंने बोल दिया कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ये सब प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ कौन सा बनाना है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ पे क्या किया, डबल ट्रिपल भी रिप्लेस कर दिया ना, आपको क्या करना है? सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसमें पॉसिबल है? क्वेश्चन समझ में आया? तो इसको बनाने का तरीका बताइए देता हूँ। बनाने का तरीका क्या है? आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन हटाने से अलग अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ हटाने से एक होगा, यहाँ और यहाँ क्या है? सेम है। यहाँ से हटाओ या फिर यहाँ से हटाओ, बात बराबर, सेम ही नाम आएगा कंपाउंड का। यहाँ से हटाओगे तो एक अलग नाम आएगा, यहाँ से भी अलग आएगा, यहाँ से भी अलग आएगा। कितने तरह के अलग अलग मिलेंगे? 4। पहला कंपाउंड साइड वाले से हटाते हैं। हाँ, किसी का कोई डाउट होगा तो इसके बाद पहले लेक्चर ये बन सकता है। और क्या बन सकता है? CH3 CHCl। अच्छे से लॉजिकली समझना शुरू कर दो रिएक्शन, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। CH3 CH CH ऊपर CH। तो जो CO2 का क्या होगा? एक सेकंड CH2
समझ में आया? हाँ। यही 4 पॉसिबल है। सर करेक्ट? वो ब्रांच वाला तो possible नहीं। कौन सा? इधर वाला? हाँ नहीं देख। हाँ लिसन लिसन। अच्छा, ओमकार ने कहा कि ये भी बना सकते हैं। आप इसका नाम लिखो और इसका नाम लिखो, दोनों का नाम क्या है? सेम ही नाम है। समझ में आया? कॉम्बिनेशन ऐसे यस सर। और नंबरिंग 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल ब्यूटेन, इसका भी नाम क्या है? 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल ब्यूटेन। बाकी आप किसी का भी नाम लिखो, सबके अलग अलग है। तो इसीलिए ये वाला मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाया है। Cl2 जब टूट के बना रहे हैं सर, मैकेनिज्म कैसे होता है? Cl2 खींचता है, Cl फ्रेड बनता है, हाइड्रोजन खींचता है, फ्रेड के बनता है, फिर वो Cl2 से वो होता था, ये Cl2 जो होता है हाँ। उसका सब्स्टिट्यूशन होता था फिर बाद में। यही Cl तो क्या हो रहा है? हाँ, substitute। सब्स्टिट्यूट हो रहा है और बाकी क्या फॉर्म कर रहा है? CH इसे बना रहा है। है ना? तो मैंने यहाँ बैलेंस नहीं किया, आप समझ गए ना? मतलब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल है और ये अलग अलग टाइप के इसमें बन सकते हैं। ये समझ में आया? कैसे बनाया आपने? बस 3 एग्जांपल्स काफी है। आगे बढ़ो। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताना। इसमें क्वेश्चन है, राइट ऑल द पॉसिबल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। राइट ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, ऐसे करें। ये 4 पॉसिबल। ठीक है, 10 मिनट का होगा, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले